ये लेसन नंबर है अक्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो हमने ये पढ़ा क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में कि कैसे जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो समस्या आई 1980 के दशक में आई, इसमें कैसे राज्यों ने अपने आप को भारत से अलग करना चाहते थे। इसमें सबसे पहला जम्मू कश्मीर, कश्मीर के अंदर समस्या थी। फिर है पंजाब के अंदर, वहाँ पर खालिस्तान की मांग की गई। वहाँ 1980 के दशक में एक अलगाववाद की भावना लोगों के दिमाग में घर कर गई। तो इसको दबाने के लिए सरकार ने बड़े प्रयत्न किए और इसमें सफल हुई। ऐसी जो स्थिति बनी हुई थी वो पूर्वी राज्यों के साथ भी थी। पूर्वी राज्य थे, इनमें ज़्यादातर सेवन ट्रंक्स जो सेवन सिस्टर बोलते हैं उनके साथ भी यही स्थिति बनी हुई थी। तो उनमें मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर शेष राज्य असम से ही रिलेटेड थे, संबंधित थे। तो ये अपने आप को भारत से अलग करना चाहते थे। तो इन समस्याओं को कैसे दूर किया गया, इनके लिए क्या सबक, क्या शिक्षा मिली, हम इनसे पढ़ेंगे। पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि अक्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। जो बुनियादी सबक तो यही है कि अक्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं ये लोकतांत्रिक राजनीति का एक अंग है। अक्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण के बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अक्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन जो छोटा सा देश है, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अक्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। ये वहाँ के राज्य हैं। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिल ने अलगाववादी मांग की। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर है। यहाँ पर भारत के अंदर अनेक विभिन्नताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, खाने पीने के आधार पर। तो यहाँ पर क्षेत्रीय बनावट के आधार पर अनेक समस्याएं हैं, अनेक विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं। तो इसमें भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं। अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी। ये नहीं कि भारत के अंदर जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं ये समाप्त हो गई हैं, आगे भी जाकर उभर सकती हैं। भारत को इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को से निपटने की तैयारी हमेशा रखनी होगी। दूसरा सबक ये है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह दूसरा सबक ये है कि उनको दबाने की जगह उनसे बातचीत की जाए। जरा 80 के दशक की तरफ नज़र दौड़ाएं। पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, जो पूर्वी राज्य थे वहाँ पर भी समस्याएं बनी हुई थी। असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर इसमें गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। मिजो जो आंदोलन किया गया था, ये अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो मिजोरम को एक अलग राज्य बनाया गया। तो मिजोरम और त्रिपुरा क्या थी उस समय जब देश आज़ाद हुआ, ये रियासत थी। पूरा क्षेत्र क्या था, असम राज्य। तो असम ये क्या कहते थे कि असमी लोग ये अपनी भाषा को थोपना चाहते हैं, हम पर अपने जो भी विचार हैं, जो भी परंपराएं हैं उनको थोपना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अलग राज्य की मांग की और एक अलग राज्य का निर्माण किया जिसमें
राजीव गांधी 1984 में 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के पुत्र 1980 के बाद राजीव गांधी ने सक्रिय पंजाब के आतंकवादियों, मिजो विद्रोहियों तथा असम में छात्र संघ में समझौता करवाया। खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती। ये किस बात के थे भाई? देश के अंदर खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए और कंप्यूटर लेकर आए थे ये। सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को इन्होंने भेजा था श्रीलंका के अंदर। इन्होंने सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा। संदिग्ध एलटीटी आत्मघाती द्वारा हत्या इनकी कर दी गई। इसमें संदिग्ध आत्मघाती द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसमें तीसरा सबक है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूह को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकाफ़ी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्ता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नीति के निर्धारण के क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा। चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर चौथा सबक क्या है? आर्थिक विकास के आधार पर अगर असमानता हुई तो क्या लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत के आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय संतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीति अपनाई है उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। कि भारत में जो नीतियाँ अपनाई गई हैं इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। इसमें अगर कुछ राज्य गरीब रहे हैं और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। साथ ही अंतर्प्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय अप्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों से हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का भी पता चलता है कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उनकी दूरदृष्टि थी। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं। भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत लचीली है। भारत के अंदर जो फेडरलिज्म की व्यवस्था है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान है तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। अगर दूसरे राज्य समान हैं तो जम्मू कश्मीर को और पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का प्रयोग किया गया था लेकिन अब तो इसको हटा दिया गया है और पूर्वोत्तर के राज्यों को भी विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और व्यवहारिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। भारत का जो ढांचा कैसा है? लचीला भी है और सर्वसमावेशी, सभी को अपने अंदर समा लेता है। जिस तरह की चुनौतियां भारत में पेश आई वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यह अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। अब गोवा की मुक्ति। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और द्वीप से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। यह क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। कब से था ये? 16वीं सदी से। अपने लंबे शासन काल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। यहाँ पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का। यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन कराया। उनको से जबरदस्ती
धर्म परिवर्तन करवाया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र में समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल दिया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 2 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और द्वीप संघ शासित प्रदेश जल्दी एक समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी ने किया। 1967 में जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण करवाया, जिसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। भारत में यही एकमात्र अवसर था जब किसी मसले पर एक सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई थी। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना। अंततः 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना। ये 1987 में